नमस्कार दोस्तों, आशुतोष क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आपके लिए शिक्षण विधियां लेकर आया हूं। तो हम रीट के पेपर के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि हमारा रीट का पेपर 26 सितंबर को है, तो हमारे नज़दीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा यदि सिलेक्शन में हमारी अहम भूमिका निभाती है तो वो निभाती हैं शिक्षण विधियाँ। यदि शिक्षण विधियों का कंसेप्ट हमारा खराब होता है तो शायद सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाता, क्योंकि शिक्षण विधियां अपना 150 में से फर्स्ट लेवल के अंतर्गत 56 नंबर का वेटेज रखती है और सेकंड लेवल के अंतर्गत 50 नंबर का वेटेज रखती है। जब ये अकेली विषय इतना वेटेज रखती है और यही हमारे कंसेप्ट कमज़ोर हों तो क्या हमारे सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे सिलेक्शन में और हमारी तैयारी को तेज धार बनाने के लिए हमारी शिक्षण विधियों को अच्छा करना जरूरी होगा। क्योंकि आपने संस्कृत विषय को बचपन से पढ़ा है, 6वीं क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो आपके जीवन में उपयोगी भी रहा है, अपने जीवन में वो बार बार हर क्लास में हमको मिला है। इसी प्रकार से हम हिंदी व्याकरण को भी पढ़ते आ रहे हैं, मैथ को भी पढ़ते आ रहे हैं, पर्यावरण को भी पढ़ते आ रहे हैं। परंतु एक शिक्षा शास्त्र ऐसा विषय है जिसको हम एसटीसी या बीएसटीसी में आने के पश्चात ही पढ़ते हैं। इससे पहले इसके कभी भी हमने एक भी कंसेप्ट को नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके पढ़ने की ये विषय सामग्री हमको हमारे सामने कभी आई नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं थी। इसलिए इसको अचानक से जोड़ा जाता है तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। और हम शिक्षण विधियों के एक एक प्रकरण पर और एक एक शिक्षण बिंदु पर स्पष्ट रूप से बात करेंगे और एक एक शिक्षण बिंदु को स्पष्ट एवं कंसेप्ट के रूप में क्लियर भी करते चलेंगे और एक एक प्रकरण को हम आसान तरीके से एक दूसरे से सह संबंध करते हुए पढ़ते चलेंगे। क्योंकि शिक्षण विधियों में ये बेहद ज़रूरी है कि हमारा एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट में फंसा हुआ है। यदि एक हमारा टॉपिक नीचे के स्तर यदि कमज़ोर होता है तो ऊपर के टॉपिक को समझना हमारे लिए आसान नहीं होता। जैसे हम गणित में पढ़ते हैं कि गणित की प्रकृति सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार कहने के पीछे कारण होता है कि जब तक हम निम्न स्तरीय हदिगम को किए बिना उच्च स्तरीय हदिगम को कर पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। इसलिए हमें निम्न स्तरीय टॉपिकों को पहले पढ़ते चलना है, फिर अपने कंसेप्ट को एक दूसरे से जोड़ते हुए भी चलना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यूट्यूब आशुतोष कोचिंग के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो कई बच्चों तक पहुँचेगी, उनके लिए रीट के पेपर में एक रामबाण की तरह प्रकट होगी। इसलिए आज हम शिक्षण विधियों को प्रारंभ करते हैं और ये हमारी क्लासें डे बाय डे चलती रहेंगी। जैसे जैसे समय मिलता रहेगा वैसे वैसे हम आपकी शिक्षण विधियों की क्लासों को अपलोड करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शिक्षण विधियों से जोड़ता हूं और ऐसे टॉपिक से जोड़ता हूं जो आपके रीट के अंदर प्रत्येक विषय के अंदर आपके लिए काम करेगा। जैसे समझिएगा, टॉपिक का नाम होगा लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। यह हमारे टॉपिक का नाम होगा लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। तो हम लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है और प्राप्य उद्देश्य क्या होता है, इन तीनों में आपस में कोरिलेशन क्या होता है, सहसंबंध क्या होता है, इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम एनसीईआरटी के आधार पर प्राप्त उद्देश्यों को पढ़ेंगे और इसी टॉपिक में हम आरसीईएम के आधार पर प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो प्रत्येक कंसेप्ट को हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य। इस टॉपिक को समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले मैं इस कंसेप्ट को यहाँ से जोड़ते हुए चल रहा हूँ। ये कोई मानो कि बूंदी का लड्डू है। क्या है ये? बूंदी का लड्डू। अब ये बूंदी का लड्डू है, इस बूंदी के लड्डू से हमें इस कंसेप्ट को समझना है कि लक्ष्य, उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य में क्या संबंध होता है।
क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तीनों के अंदर विस्तृत कौन है? लक्ष्य होगा। लक्ष्य से छोटा कौन होगा? उद्देश्य होगा। और उद्देश्य से भी छोटा कौन होगा? प्राप्य उद्देश्य होगा। तो सबसे पहले यदि ये हमारा संपूर्ण लड्डू है तो वो तो क्या है दोस्तों, बताइएगा? लक्ष्य है। ये हमारा संपूर्ण लड्डू लक्ष्य है। और इसके अंतर्गत जो बूंदियां हैं वो किसका काम करती हैं दोस्तों? उद्देश्य का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? उद्देश्य का। और इस बूंदी के अंदर भी जो काली मिर्च लगी होती हैं वो दोस्तों किसका काम करती हैं? वो हमारे प्राप्य उद्देश्य का काम करती हैं। किसका काम करती हैं दोस्तों? प्राप्य उद्देश्य का काम करती हैं। क्लियर है यहाँ तक कि लक्ष्य, संपूर्ण लड्डू, उसके अंतर्गत जितनी भी बूंदियाँ थीं वो हमारे उद्देश्य की तरह काम कर रही थीं। और बूंदियों के अंदर जो काली मिर्च लगी हुई थी वो हमारे प्राप्य उद्देश्य की तरह काम कर रही थी। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको इस कंसेप्ट को कैसे जोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात रखूँ कि लक्ष्यों का क्षेत्र अत्यंत असीमित होगा। लक्ष्यों का क्षेत्र अत्यंत असीमित होगा क्योंकि इसके अंतर्गत अनेकों उद्देश्य समाहित होते हैं। पूछा जाता है कि लक्ष्यों का क्षेत्र अत्यंत असीमित होता है, व्यापक होता है या विस्तृत होता है। इसके कारण पीछे कहने का कारण क्या है? क्योंकि लक्ष्य के अंतर्गत अनेकों उद्देश्य समाहित होते हैं और एक उद्देश्य के अंतर्गत अनेकों प्राप्य उद्देश्य समाहित होते हैं। इसलिए लक्ष्यों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक और असीमित माना जाता है, क्योंकि एक उद्देश्य के अंतर्गत अनेकों प्राप्य उद्देश्य समाहित हैं और एक लक्ष्य के अंतर्गत अनेकों उद्देश्य समाहित हैं। इसलिए लक्ष्यों का क्षेत्र अत्यंत असीमित, व्यापक और विस्तृत कहा है। यदि मैं आपसे बात करता हूं कि लक्ष्यों का क्षेत्र अत्यंत असीमित होता है, क्योंकि एक लक्ष्य के अंतर्गत अनेकों उद्देश्य तथा एक उद्देश्य के अंतर्गत अनेकों प्राप्य उद्देश्य समाहित होते हैं। इसलिए लक्ष्यों का क्षेत्र अत्यंत असीमित माना जाता है, क्योंकि एक लक्ष्य के अंतर्गत देखिएगा बहुत सारी बूंदियां हैं, तो जिसके अंतर्गत अनेकों उद्देश्य हुए, तो एक लक्ष्य के अंतर्गत अनेकों उद्देश्य समाहित हैं और एक बूंदी के अंतर्गत कई काली मिर्च लगी हुई हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक उद्देश्य के अंतर्गत अनेकों प्राप्य उद्देश्य समाहित हैं। इसलिए लक्ष्यों का क्षेत्र अत्यंत असीमित एवं विस्तृत माना जाता है। तो मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपकी समझ में थोड़ा सा आया होगा। आप यहाँ से जुड़ते चलिएगा। यदि आप इस कंसेप्ट को यहाँ से पकड़ेंगे तो आपका पूरा टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए समझने में बहुत सहायक होगा। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा कि लक्ष्य, उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य आपस में कैसे संबंध रखते हैं, कौन किसकी सहायता करता है। जैसे एक लक्ष्य के अंतर्गत अनेकों उद्देश्य और एक उद्देश्य के अंतर्गत अनेकों प्राप्य उद्देश्य। तो मैंने एक बात लिखी कि लक्ष्यों का क्षेत्र अत्यंत असीमित होता है। कैसा होता है? अत्यंत असीमित, क्योंकि एक लक्ष्य के अंतर्गत अनेकों क्या समाहित होते हैं? उद्देश्य, तथा एक उद्देश्य के अंतर्गत अनेकों प्राप्य उद्देश्य समाहित होते हैं। यहाँ तक की बातें मैं समझता हूँ कि क्लियर होंगी। मैं आगे के कंसेप्ट को बढ़ाता हूँ। अब आगे हम बात करते हैं
कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने कहा कि जिस तरीके से समझने की कोशिश करना दोस्तों कि ये हुई हमारी शिक्षा और ये हुआ है हमारा मूल्यांकन और ये हुआ हमारा लक्ष्य। इसको मैं मूल्यांकन को आपको पढ़ाऊंगा, अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट के रूप में मैं इसको संबंध करते हुए चल रहा हूँ कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब दोस्तों शिक्षा आजीवन चलेगी तो शिक्षा को प्राप्त करने के लक्ष्य भी कैसे रहेंगे? आजीवन चलेंगे। मैंने क्या कहा कि जब शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है तो लक्ष्य भी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होगी और लक्ष्यों की जानकारी या जांच करने के लिए भी मूल्यांकन भी आजीवन चलेंगे। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आया कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा से संबंध जो लक्ष्य होंगे वो भी आजीवन चलेंगे और लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन भी आजीवन चलेगा। तो आपके सामने एक प्रश्न निकल के आता है कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरीके से मैंने कहा कि लक्ष्य भी कैसी प्रक्रिया है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरीके से मैं कहूँ कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और लक्ष्य भी, क्योंकि शिक्षा से संबंध लक्ष्य होगा तो लक्ष्य भी आजीवन चलेगा और लक्ष्य से संबंध आपका मूल्यांकन होगा तो मूल्यांकन भी आजीवन चलेगा। तो यहाँ तक की बातें हमारी क्लियर हुई। मैंने क्या कहा कि लक्ष्य और मूल्यांकन और शिक्षा तीनों ही आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा से संबंध होता है लक्ष्य का और लक्ष्य से संबंध होता है मूल्यांकन का। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब हम अपनी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी कि सबसे पहले हम निर्माण क्रम हमारा क्या होगा? निर्माण क्रम। निर्माण क्रम का मतलब है सबसे पहले हम लक्ष्य का निर्माण करेंगे या उद्देश्य का करेंगे या फिर प्राप्त उद्देश्य का करेंगे। हमारे सामने तीन बात है कि सबसे पहले बालक होता है, सर्वप्रथम किसका निर्धारण करता है? लक्ष्य का, उद्देश्य का या फिर प्राप्त उद्देश्य का। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कोई भी बालक होगा सबसे पहले अपना क्या बनाएगा? लक्ष्य बनाएगा। क्या बनाएगा? लक्ष्य। और लक्ष्य के आधार पर ही किसका निर्धारण करेगा दोस्तों? उद्देश्य का निर्धारण करेगा। किसका निर्धारण करेगा? उद्देश्य का निर्धारण करेगा। और उद्देश्य के आधार पर ही किसका निर्धारण करेगा दोस्तों? प्राप्त उद्देश्य का निर्धारण करेगा। किसका निर्धारण करेगा? प्राप्त उद्देश्य का। तो हमारे सामने एक बात निकल कर आई कि बालक जब कभी भी सर्वप्रथम किसका निर्धारण करता है? लक्ष्य का, और लक्ष्य के आधार पर ही उद्देश्य का निर्धारण और उद्देश्य के आधार पर ही प्राप्त उद्देश्य का निर्धारण। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि बालक किसका निर्धारण करेगा? लक्ष्य का, उसके बाद उद्देश्य का और उसके बाद प्राप्त उद्देश्य का। तो पूछा जाता है कि बालक सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण करेगा। सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण, सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण करेगा और लक्ष्य के आधार पर ही लक्ष्य के आधार पर ही उद्देश्य का निर्धारण करता है। उद्देश्य का निर्धारण करता है और उद्देश्य के
आधार पर ही प्राप्य उद्देश्य का निर्धारण करता है। तो आपके सामने पहली बात निकल के आती है कि बालक सर्वप्रथम किसको बनाएगा? लक्ष्य को बनाएगा, और लक्ष्य के आधार पर ही किसको बनाएगा दोस्तों? उद्देश्य का निर्धारण करेगा, क्योंकि जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसा ही हमारा उद्देश्य होगा, क्योंकि उसी के आधार को मानते हुए उद्देश्य का निर्धारण किया जाएगा। और उद्देश्य के आधार पर ही किसका निर्धारण? प्राप्त उद्देश्य का। जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो? रीट की। माना कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए, मैं एक थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, ये लक्ष्य है। जब आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए किसका काम कर रहा है? एक लक्ष्य का काम कर रहा है इस समय। अब आप पाठ पुस्तकें, जो पाठ्यक्रम है, वो किसका पढ़ोगे? रीट का ही पढ़ोगे, तो वो आपके लिए किसका है? काम करेगा उद्देश्य का। और आप एक एक शिक्षण बिंदु पढ़ेंगे, जैसे साइकोलॉजी का बाल विकास है, हदिगम है, आरटीई है, एनसीएफ है, संस्कृत के कई भी टॉपिक हैं, हिंदी के कई टॉपिक हैं, आप उनको पढ़ेंगे, वो आपके लिए किसका काम करेंगे? प्राप्त उद्देश्य का। मेरी बात को समझना कि रीट तो आपके लिए लक्ष्य की तरह काम कर रहा है, और पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपके लिए किसकी तरह काम कर रहा है? उद्देश्य की तरह। और आपके लिए पाठ्य वस्तु किसकी तरह काम कर रही है? प्राप्त उद्देश्य की तरह। तो यहां से एक बात निकल के आई कि लक्ष्य जैसा होगा उसी के आधार पर वैसा ही हमारा उद्देश्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो और पाठ्यक्रम राजस्थान पुलिस का पढ़ रहे हो, तो क्या आपका लक्ष्य के आधार पर कोई उद्देश्य है? नहीं। हमें रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पाठ्यक्रम भी रीट का ही पढ़ना पड़ेगा। एक एक शिक्षण बिंदु, एक एक पाठ्य वस्तु हमें किसकी पढ़नी पड़ेगी? रीट की। तो यहाँ से बात निकल के आती है कि बालक सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण करता है, और लक्ष्य के आधार पर ही उद्देश्य का निर्धारण, और उद्देश्य के आधार पर ही प्राप्त उद्देश्य का निर्धारण। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब इससे हम आगे बात करते हैं कि इनका प्राप्ति क्रम क्या होता है, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलें। इसके बाद हम बात करते हैं कि लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में सबसे पहले हम किसको प्राप्त करते हैं? तो हम प्राप्ति क्रम की बात करते हैं। किसकी? प्राप्ति का क्रम। कि सबसे पहले हम किसको प्राप्त करेंगे? लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, या उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, या प्राप्त उद्देश्य को प्राप्त करेंगे? बालकों के सामने ये कई बार आता है, तो बालक सबसे पहले टिक करता है पेपर में कि हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नहीं, हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें और भी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमें प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। किसको? प्राप्त उद्देश्यों को। और प्राप्त उद्देश्यों के आधार पर ही हमें किसको प्राप्त करना होगा? उद्देश्य को। और उद्देश्य के आधार पर ही हमें किसको प्राप्त करना होगा? लक्ष्य को। याद रखना दोस्तों, मैंने वहां आपको निर्माण क्रम बताया है कि सबसे पहले हमने निर्माण किसका किया? लक्ष्य का। और लक्ष्य के आधार पर ही, उसके आधार पर ही हमने बात की थी कि सबसे पहले हमने लक्ष्य का निर्माण किया, लक्ष्य के बाद में उद्देश्य का निर्माण किया, और उसके पश्चात हमने प्राप्त उद्देश्य का। अब लेकिन यहाँ पर तो हमारा प्राप्ति क्रम है, तो यहाँ हम सबसे पहले एक एक पाठ्य वस्तु को पढ़ेंगे। भाई रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एक शिक्षण बिंदु को पढ़ेंगे, जब जाकर आप उससे संबंधित पूरे पाठ्यक्रम को कर पाएंगे, जब जाके उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जब आप एक एक उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, जब एक एक पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेंगे, जब आप सबको कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको किसकी प्राप्ति होगी? लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो याद रखना कि प्राप्ति का क्रम पूछा जाता है तो सबसे पहले हम किसको प्राप्त करते हैं? प्राप्त उद्देश्य को। उसके पश्चात किसको प्राप्त करते हैं? उद्देश्य को। और उसके पश्चात लक्ष्य को। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि निर्माण क्रम में हमने सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित किया था।
जबकि प्राप्ति क्रम में सबसे पहले हमने प्राप्त उद्देश्य को प्राप्त किया है। तो याद रखना कि निर्माण क्रम पूछे तो वो प्रक्रिया रहेगी और आपसे प्राप्ति क्रम पूछे तो ये प्रक्रिया रहेगी। तो पूछा जाता है कि बालक सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है और प्राप्त उद्देश्य के आधार पर उद्देश्यों को प्राप्त करता है और उद्देश्यों के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो यहां से एक बात निकल कर आई कि बालक सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य को प्राप्त करता है। नीचे की लाइन नहीं आपको दिखाई दे रही होगी, मैं मुंह से बोल रहा हूं एक बार फिर दोबारा से कि बालक सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है और प्राप्त उद्देश्य के आधार पर ही उद्देश्यों को प्राप्त करता है और उद्देश्यों के आधार पर ही आपके लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यहाँ से ये रिलेशन निकल कर आया प्राप्ति क्रम और निर्माण क्रम का। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें साध्य कौन होता है, साधन कौन होता है। इस कंसेप्ट को समझेंगे, हमें रटना नहीं है इसको बिल्कुल भी। देखिएगा, इसके बाद हम दूसरे अपने कंसेप्ट पर आते हैं कि लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। अब हम यहां से कई बार प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रटते हैं। कंसेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहता मेथड का, और जब तक हमारे अंदर विधियों का कोई मेथड नहीं होगा, कंसेप्ट नहीं होगा, जब तक हम विधियों को नहीं निकाल सकते। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक बात रखता हूँ कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राप्त उद्देश्य से, कि प्राप्त उद्देश्य लक्ष्य के लिए किस तरह का काम करेगा। बात को समझना, प्राप्त उद्देश्य के लिए किस तरीके का काम करेगा। भाई प्राप्त उद्देश्य के द्वारा ही तो उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। समझना कि प्राप्त उद्देश्य के द्वारा ही उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि आपका प्राप्त उद्देश्य क्या होगा, साधन होगा। क्या होगा, साधन। जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है वो हमारा साधन होता है। क्योंकि किसके द्वारा किसको प्राप्त किया जा रहा है, प्राप्त उद्देश्य के द्वारा उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। इसीलिए साधन का काम कौन करेगा, प्राप्त उद्देश्य करेगा। तो फिर उद्देश्य क्या हो जाएगा इसके लिए, प्राप्त उद्देश्य के लिए उद्देश्य किसकी तरह काम करेगा, साध्य की तरह काम करेगा। क्लियर बात है। परंतु उद्देश्य लक्ष्य के लिए कैसा काम करेगा, कैसा काम करेगा भाई। तो लक्ष्य के लिए पूछा जाता है तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक साधन की तरह काम करेगा। अब आपके दिमाग में एक बड़ा भ्रम पैदा हुआ कि साहब प्राप्त उद्देश्य तो आपने स्पेशल बता दिया कि साहब साधन हैं हम कर लेंगे, लेकिन उद्देश्य के बारे में आपने हमारे अंदर बता दिया कि दो चीज़ें कैसे हो जाएंगी, कि ये साधन भी है और साध्य भी है। मैं नहीं कह रहा, ये कंसेप्ट कह रहा है कि प्राप्त उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त उद्देश्यों के द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है, उद्देश्य को। तो इसलिए प्राप्त उद्देश्य किसकी तरह काम करेगा, साधन की तरह। इसी प्रकार उद्देश्य के द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है, लक्ष्य को। तो फिर ये किसकी तरह काम करेगा, साधन की तरह। जबकि प्राप्त उद्देश्य के लिए उद्देश्य तो किसकी तरह काम कर रहा है, साध्य की तरह, और उद्देश्य लक्ष्य के लिए साधन की तरह।
तो याद रखना, तो फिर हमारा लक्ष्य कैसा हुआ? साध्य। तो यहाँ से एक बात निकल कर आई कि प्राप्य उद्देश्य हमेशा साधन की विशेषता रखते हैं और लक्ष्य हमेशा साध्य की विशेषता रखते हैं। यहाँ से दो बातें क्लियर हुई कि प्राप्य उद्देश्य हमेशा साधन की विशेषता रखते हैं और लक्ष्य हमेशा साध्य की विशेषता रखते हैं, परंतु उद्देश्य लक्ष्य और प्राप्य उद्देश्य के मध्य की योजक कड़ी होने के कारण साधन और साध्य दोनों की विशेषता रखते हैं। याद रखना, उद्देश्य की विशेषता पूछी जाती है तो ये साध्य भी है और साधन भी है, क्योंकि ये प्राप्य उद्देश्य के लिए तो किसकी तरह? साध्य की तरह, और लक्ष्य के लिए ये साधन की तरह। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ से प्रश्न आपके लिए आता है कि प्राप्य उद्देश्य हमेशा साधन होंगे और उद्देश्य हमेशा साधन और साध्य दोनों होंगे, क्योंकि ये दोनों के मध्य की योजक कड़ी है। इसी प्रकार से लक्ष्य हमेशा साध्य होंगे। ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, एक एक कंसेप्ट को आगे लेते हुए चलेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन हमेशा साधन की तरह काम करेगा? प्राप्य उद्देश्य। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन हमेशा साध्य की तरह काम करेगा? तो हमारा लक्ष्य काम करेगा। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि साध्य और साधन दोनों की विशेषता कौन रखता है? तो वो उद्देश्य रखता है। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इनके बीच में संबंध कैसा होता है। मैं आपके सामने चार बातें लिखता हूँ। लक्ष्य, आप कह रहे होंगे कि बार बार इन्हीं बातों को क्यों लिख रहे हैं? कंसेप्ट को जोड़ रहा हूँ, आपकी एक एक चीज़ को, आपकी बारीकियों से मैं एक एक प्रकरण को जोड़ते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले लक्ष्य, लक्ष्य के बाद उद्देश्य, उद्देश्य के बाद प्राप्य उद्देश्य, इसके पश्चात कक्षागत शिक्षण। कक्षागत शिक्षण। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि साहब इनमें आपस में संबंध कैसा होगा? तो मैं कह सकता हूं कि कक्षागत शिक्षण, एक एक बात को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। कक्षागत शिक्षण और प्राप्य उद्देश्य के मध्य जो संबंध होगा दोस्तों, कैसा होगा? प्रत्यक्ष संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? प्रत्यक्ष संबंध होगा। बात क्लियर है कि कक्षागत शिक्षण और प्राप्य उद्देश्य के मध्य कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। आप देख सकते हो, प्राप्य उद्देश्य और उद्देश्य के मध्य कैसा संबंध होगा दोस्तों? वही हमारा कैसा संबंध होगा? प्रत्यक्ष संबंध होगा। जिस प्रकार से कक्षागत शिक्षण प्राप्य उद्देश्य के मध्य था, उसी प्रकार प्राप्य उद्देश्य उद्देश्य के मध्य भी प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार से उद्देश्य और लक्ष्य के मध्य कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। अब यहाँ से हमारी बात निकल के आती है कि कक्षागत शिक्षण और उद्देश्य के मध्य कैसा संबंध है? कक्षागत शिक्षण और उद्देश्य के मध्य तो कैसा हुआ दोस्तों? अप्रत्यक्ष संबंध हुआ। कैसा संबंध हुआ? अप्रत्यक्ष संबंध। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं दोस्तों कि प्राप्य उद्देश्य और लक्ष्य के मध्य कैसा संबंध है? तो ये भी दोस्तों कैसा संबंध है? अप्रत्यक्ष संबंध है। कैसा है? अप्रत्यक्ष संबंध। यहां तक की बात क्लियर है। अब इसी बात को मैं लेता हूं कि कक्षागत शिक्षण और लक्ष्य के मध्य भी कैसा है? अप्रत्यक्ष संबंध है। अप्रत्यक्ष संबंध है। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि कक्षागत शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। तो दोस्तों याद रखना, प्राप्य उद्देश्य भी होगा, उद्देश्य भी होगा और लक्ष्य भी होगा, क्योंकि उसने इस तरीके से नहीं पूछा
कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक, उसने ये तो नहीं दिया ना, तो ये कहा कि प्रत्यक्ष रूप से, ये ना कहा अप्रत्यक्ष रूप से, उसने सिर्फ एक बात कही कि कक्षागत शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे। तो क्या होता है, कक्षागत शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक प्राप्य उद्देश्य भी होता है, उद्देश्य भी होता है और लक्ष्य भी होता है। लेकिन यह प्रश्न पूछा जाता है कि कक्षागत शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक का नाम क्या होगा, प्राप्य उद्देश्य होगा। कक्षागत शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा, प्राप्य उद्देश्य होगा। लेकिन आपसे यह पूछा जाता है कि उद्देश्य और लक्ष्य कक्षागत शिक्षण को कैसे प्रभावित करते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करते हैं। प्रभावित तो करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ से 3 प्रश्न निकल के आते हैं कि कक्षागत शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, 3, प्राप्य उद्देश्य, उद्देश्य और लक्ष्य। क्लियर। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि कक्षागत शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो वहाँ पर आपका उत्तर आएगा कि साहब प्राप्य उद्देश्य। क्या नाम है, प्राप्य उद्देश्य। कक्षागत शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा, प्राप्य उद्देश्य। लेकिन यह पूछा जाए कि कक्षागत शिक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या नाम आएगा, उद्देश्य और लक्ष्य। ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मैं आपको इसको एक बार फिर से समझाता हूँ। तो इन तीनों के मध्य में हम जो संबंध पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से है कि कक्षागत शिक्षण को सामान्यतः तीनों ही प्रभावित करते हैं। कक्षागत शिक्षण को लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य तीनों ही प्रभावित करते हैं, तीनों ही प्रभावित करते हैं। क्लियर बात है। कक्षागत शिक्षण को लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य तीनों ही प्रभावित करते हैं, लेकिन प्राप्य उद्देश्य कक्षागत शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, और उद्देश्य और लक्ष्य कक्षागत शिक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तो वही मैंने जो कंसेप्ट आपको चित्र के माध्यम से समझाया था उसी को मैंने आपके सामने डिफाइन किया है कि कक्षागत शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक तीनों ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करेगा वो तो कौन होगा, प्राप्य उद्देश्य, और जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे वो कौन होंगे, उद्देश्य और लक्ष्य। तो ये कंसेप्ट आपकी क्लियर हुआ होगा कि इन तीनों में क्या संबंध होता है कि कक्षागत शिक्षण को लक्ष्य, उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य तीनों ही प्रभावित करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से तो प्राप्य उद्देश्य प्रभावित करता है कक्षागत शिक्षण को, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य और लक्ष्य प्रभावित करते हैं। अब इससे आगे हम एक एक कंसेप्ट को पढ़ते चलेंगे कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का संबंध किससे है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का संबंध किससे है, प्राप्य उद्देश्य क्या है और इसका संबंध किससे है। एक एक कंसेप्ट को हम आगे चलते चलेंगे
और यहाँ से आगे एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है, क्योंकि हमने अपना आगे का कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब हमें छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि शिक्षण विधियों में हम छोटे छोटे कंसेप्टों को दिमाग में रखते हैं तो हमारे प्रश्न आसान तरीके से हल हो जाते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने कि लक्ष्य और उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। क्या मुझे बताइएगा, इन तीनों में से हम किसको प्राप्त नहीं कर सकते? क्या हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, हम लक्ष्य को एक छात्र कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि प्राप्त उद्देश्य को एक शिक्षक एक ही कालांश में प्राप्त करवा सकता है। उद्देश्य को आसान तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिएगा कैसे, प्राप्त तो इसको भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे संबंध रखने के कारण ये भी प्राप्त हो जाता है। जैसे समझिएगा कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये हमें अकेले गुरुजियों से प्राप्त हो, शिक्षा हमें कभी भी किसी भी समय और किसी से भी प्राप्त हो सकती है। तो जब हम शिक्षा किसी से भी और किसी भी समय प्राप्त हो सकती है, तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में भी कभी भी किसी का भी सहयोग हो सकता है। इसलिए लक्ष्य को कभी भी एक शिक्षक कभी भी प्राप्त नहीं करवा सकता। ये कंसेप्ट को याद रखना कि लक्ष्य को कभी भी, बात को समझना कि लक्ष्य को कभी भी एक शिक्षक प्राप्त नहीं करवा सकता। लक्ष्य को कभी भी एक शिक्षक प्राप्त नहीं करवा सकता। लक्ष्य को प्राप्त करवाने में लक्ष्य को प्राप्त करवाने में संपूर्ण देश, संपूर्ण समाज और संपूर्ण परिवेश के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो याद रखना दोस्तों कि लक्ष्य को कभी भी एक शिक्षक प्राप्त नहीं करवा सकता। इसको लक्ष्य को प्राप्त करने में संपूर्ण देश, संपूर्ण समाज और संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण परिवेश सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। इस कंसेप्ट को याद रखना, क्योंकि लक्ष्य को एक शिक्षक कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको शिक्षा जिससे प्राप्त हो रही थी वो आपकी शिक्षा में सहयोगी था, तो फिर वो आपके लक्ष्य में भी सहयोगी होगा, क्योंकि शिक्षा का संबंध किससे है? लक्ष्य से है। भाई आपने किसी भी चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं तो आपको ज्ञान ऐसा नहीं है कि विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। विद्यालय में तो आपकी औपचारिक शिक्षा दी जाती है, जो एक नियम कानून कायदे के से संबंध रखते हुए दी जाती है, लेकिन शिक्षा आपको बाहर से भी प्राप्त हो सकती है, जिस शिक्षा को हम शिक्षा शास्त्र में अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसके अंतर्गत ना तो कोई नियम कानून, कोई किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं होता है। उस शिक्षा के अंतर्गत कभी भी किसी से भी और किसी भी समय प्राप्त ज्ञान हो सकता है। इसलिए याद रखना कि लक्ष्य को अकेला शिक्षक कभी भी प्राप्त नहीं करवा सकता और ना ही एक छात्र कभी प्राप्त कर सकता। इसको प्राप्त करवाने में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इससे आगे दोस्तों हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि लक्ष्य का संबंध किससे क्या होता है।
मैं सामने आपके सामने दो शब्द लिखता हूं, लक्ष्य, और एक शब्द लिखता हूं प्राप्य उद्देश्य। पूछा जाता है कि लक्ष्य का संबंध किससे है, तो याद रखना दोस्तों, संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। किससे है? संपूर्ण पाठ्यक्रम से। जबकि प्राप्य उद्देश्य का संबंध किससे है? संपूर्ण पाठ्य वस्तु से, पाठ्य वस्तु से। अब सोच रहे होंगे कि साहब उद्देश्य का संबंध किससे है, तो वो भी मैं समझाऊंगा अलग कंसेप्ट में। पहले हम दोनों के मध्य संबंध समझेंगे कि जब तक पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या होता है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या होता है, तो पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार दोस्तों याद रखना लक्ष्य होता है। जब तक छात्र पाठ्यक्रम को प्राप्त करने का प्रयास करता है तब दोस्तों आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती रहती है। जबकि प्राप्य उद्देश्य का संबंध किससे है? पाठ्य वस्तु से है। जब तक छात्र पाठ्य वस्तु को पढ़ता है जब तक आपके प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जैसे देखिएगा, मैं आपको इसी बात को आपको व्याख्या के माध्यम से लिखाता हूं। जैसे समझिएगा, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार लक्ष्य होता है, याद रखना दोस्तों, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या होता है? लक्ष्य होता है। इसी प्रकार से दोस्तों जब छात्र पाठ्यक्रम को प्राप्त करने का प्रयास करता है तब पाठ्यक्रम की प्राप्ति का प्रयास करता है। क्योंकि दोस्तों लक्ष्य का संबंध किससे है? पाठ्यक्रम से है। और जब छात्र पाठ्यक्रम को पढ़ेगा तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यदि वो पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर बात देखी कि पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार पूछा जाता है तो लक्ष्य होता है। क्या होता है? लक्ष्य। जब छात्र पाठ्यक्रम को प्राप्त करने का प्रयास करता है तब दोस्तों याद रखना पाठ्यक्रम की प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ या लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास चलते रहते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार से पाठ्य वस्तु का संबंध प्राप्त उद्देश्यों से होता है। प्राप्त उद्देश्यों से होता है। किससे होता है? प्राप्त उद्देश्यों से होता है। अब जब छात्र एक एक शिक्षण बिंदु को पढ़ने का प्रयास करेगा, एक एक शिक्षण बिंदु को पढ़ने का प्रयास करेगा तब दोस्तों आपके प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि प्राप्य उद्देश्य का संबंध दोस्तों याद रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि प्राप्य उद्देश्य का संबंध संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से होता है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से होता है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से होता है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, शिक्षण विधि कौमा परिविधि कौमा
सहायक सामग्री, कॉमा सहायक सामग्री के प्रयोग का आधार, के प्रयोग का आधार क्या होता है दोस्तों? के प्रयोग का आधार प्राप्त उद्देश्य होता है, प्राप्त उद्देश्य होता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना कि कक्षागत शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रियाएं, शैक्षिक प्रक्रियाएं, जैसे एक शिक्षक शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, परविधि का प्रयोग करता है। मैं ये भी बताऊंगा कि विधि और परविधि में अंतर क्या है। शिक्षण विधि तो एक संपूर्ण पूरे टॉपिक से संबंध रखती है, लेकिन जो विधि की भी सहायक के रूप में काम करती है, जो विधि की भी सहायता करती है, जो विधि को भी रोचक बनाती है, वो हमारी कहलाती है परविधि। तो शिक्षण विधि, परविधि, सहायक सामग्री, इनके प्रयोग का आधार भी क्या है? प्राप्त उद्देश्य है। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा का शिक्षण में शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है या परविधियों का प्रयोग कर रहा है या सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है, वो किसकी प्राप्ति का प्रयास करवा रहा है? वो किसकी प्राप्ति का प्रयास करवा रहा है? तो याद रखना दोस्तों, प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करवा रहा है। आपके सामने एक बात निकल के आई कि आपकी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया है, चाहे हम जैसे किसी भी प्रोजेक्टर का प्रयोग करें, वो भी हमारे किसको प्राप्त करने का प्रयास करवा रहा है? प्राप्त उद्देश्य को। कोई भी विधि हो सकती है, जैसे प्रोजेक्ट विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, कोई भी विधि, परविधि जो इसके लिए सहायक की तरह काम करे। तो यहाँ तक का दोस्तों आपकी कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पाठ्यक्रम का निर्माण का आधार क्या होता है और प्राप्त उद्देश्य के निर्माण का आधार क्या होता है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या हुआ और प्राप्त उद्देश्य के निर्माण का आधार क्या हुआ। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो किस कंसेप्ट की कर रहे हैं? इसी के बाद हम लक्ष्य प्राप्त उद्देश्य में अब उद्देश्य की बात कर रहे हैं। प्राप्त उद्देश्य में थोड़ा बंद करो। तो हमने यहाँ तक की बात की दोस्तों, अब इससे आगे की बात करते हैं। तो हम एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमें जब हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन पूरी कंप्लीट वीडियो को देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको बहुत बड़े स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसे समझकर वीडियो को बंद मत कर देना कि हम बोर हो रहे हैं। मैं दोस्तों आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके मेथड को मैं बहुत अच्छा कर दूँगा। सिर्फ आप वीडियो को लगातार लंबे समय तक देखने की कोशिश करें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ से आगे की कि हमारी लक्ष्य और उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में तीनों में संबंध क्या है। हमने ये बात की। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्य के मध्य संबंध बताया, इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको उद्देश्य के बारे में बताता हूँ कि उद्देश्य क्या है और उद्देश्य का संबंध किससे है। तो समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो। और प्रत्येक कंसेप्ट को धीरे धीरे वीडियो को समझने की कोशिश करें। आपकी शिक्षण विधियों को आसान और सरल हो जाएंगी। तो देखिएगा, यहाँ से आगे की बात करते हैं दोस्तों। उद्देश्य, हमने जैसे लक्ष्य और प्राप्त उद्देश्य की बात की थी, तो अब हम उद्देश्य की बात करेंगे। जैसे उद्देश्य हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे उत प्लस दिस
प्लस या। अब दोस्तों इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, क्या होता है? उच्च शिक्षा की ओर, उच्च शिक्षा की ओर ले जाना, उच्च शिक्षा की ओर ले जाना। उद्देश्य दोस्तों उद प्लस दिस प्लस या, इन तीनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक तात्पर्य होता है उच्च शिक्षा की ओर ले जाना। तो उद्देश्य का संबंध दोस्तों याद रखना, उद्देश्य का संबंध हमारा किससे होता है? विषय वस्तु से होता है। किससे होता है? विषय वस्तु से। जैसे मैंने प्राप्त उद्देश्य का संबंध आपको याद हो तो बताया था कि पाठ्य वस्तु से था, लक्ष्य का संबंध मैंने आपको बताया था पाठ्यक्रम से था। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने उद्देश्य का संबंध भी किससे बताया है? विषय वस्तु से। जब तक छात्र विषय वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है या विषय वस्तु से संबंधित कोई भी गतिविधियां करता है, विषय वस्तु से संबंधित कोई भी गतिविधि को प्राप्त करता है, तो दोस्तों वो उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। यदि वो विषय वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो वो उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, क्योंकि उद्देश्य का संबंध दोस्तों याद रहे विषय वस्तु से होता है। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि उद्देश्य साध्य और साधन दोनों की विशेषता रखता है। याद रखना, क्योंकि ये साध्य और साधन दोनों की विशेषता क्यों रखता है, ये बात मैंने आपको पूरी कंप्लीट रूप से बताई थी। तो याद रखना दोस्तों, उद्देश्य का संबंध विषय वस्तु से होता है और इसका शाब्दिक तात्पर्य होता है उच्च शिक्षा की ओर ले जाना। क्या होता है? उच्च शिक्षा की ओर ले जाना। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि उद्देश्य के और प्राप्त उद्देश्य के उपनाम क्या होते हैं। समझने की कोशिश करना, इनके उपनाम क्या होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा उद्देश्य। दोस्तों याद रखना, उद्देश्य को ही कहते हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य दोस्तों इसी का उपनाम होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य दोस्तों इसी का नाम होता है दीर्घकालिक उद्देश्य। अब आपसे उद्देश्य के जब उपनाम पूछे जाते हैं तो दोस्तों क्या क्या होते हैं, इसी को शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। जैसे कहाँ पर बच्चा गलती करता है, इस बात को पकड़ना। जब छात्र विज्ञान को पढ़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर रहा है या छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है, प्रश्न को समझना। प्रश्न को मैं लिखता हूं कि छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तो वो किसकी प्राप्ति कर रहा है, समझना। तो जैसे ऑप्शन ए रखा मैंने शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य। बी ऑप्शन रखा दोस्तों मैंने आपके सामने शैक्षिक उद्देश्य। ऑप्शन सी रखा दोस्तों मैंने आपके सामने अल्पकालिक उद्देश्य। अल्पकालिक उद्देश्य। ऑप्शन डी रखा दोस्तों मैंने आपके सामने इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? प्रश्न को समझने की कोशिश करना कि छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तो इसका संबंध आपको किसी शिक्षण बिंदु से या विषय वस्तु से लग रहा है, पाठ्य वस्तु से लग रहा है।
दोस्तों जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है तो क्या शिक्षण उद्देश्य होगा? नहीं, क्योंकि शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त उद्देश्य भी कहा जाता है। क्या शैक्षिक उद्देश्य होगा? हाँ, शैक्षिक उद्देश्य इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य को ही मैंने आपको आपके सामने क्या नाम बताया है? उद्देश्य बताया है। अल्पकालिक उद्देश्य को ही प्राप्त उद्देश्य कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? शैक्षिक उद्देश्य। लेकिन इसी प्रश्न को मैं आपके सामने इस तरीके से बदल के रख दूं कि छात्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, तो वो किसकी प्राप्ति कर रहा है? क्या वो शैक्षिक उद्देश्य की कर रहा है? क्या वो उद्देश्य की कर रहा है? क्या वो दीर्घकालिक उद्देश्य की कर रहा है या प्राप्त उद्देश्य की कर रहा है? प्राप्त उद्देश्य की कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों याद रखना कि एक प्रकरण को, एक शिक्षण बिंदु को पढ़कर उसने अपने टॉपिक को पूरा किया है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना प्राप्त उद्देश्य कहलाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना उद्देश्य कहलाता है। तो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता था कि उद्देश्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है। उद्देश्य को ही कहते हैं शैक्षिक उद्देश्य, इसी को कहते हैं सामान्य उद्देश्य और इसी को कहते हैं दीर्घकालिक उद्देश्य। याद रखना। अब मैं बात करता हूं कि प्राप्त उद्देश्य के उपनाम क्या होते हैं, समझने की कोशिश करना। प्राप्त उद्देश्य के उपनाम क्या क्या होते हैं और उनके उपनाम क्यों होते हैं। प्राप्त उद्देश्य के उपनाम, प्राप्त उद्देश्य के उपनाम या अन्य नाम, इसको मैं कह सकता हूं उद्देश्य के अन्य नाम। जैसे दोस्तों प्राप्त उद्देश्य को ही कहा जाता है अल्पकालिक उद्देश्य। क्या कहा जाता है? अल्पकालिक उद्देश्य। इसी को कहा जाता है दोस्तों वस्तुनिष्ठ उद्देश्य। वस्तुनिष्ठ उद्देश्य। इसी को कहा जाता है दोस्तों व्यवहारगत उद्देश्य। व्यवहारगत उद्देश्य। इसी को कहा जाता है दोस्तों मनोवैज्ञानिक कथन। मनोवैज्ञानिक कथन। इसी को दोस्तों कहा जाता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसी को कहा जाता है दोस्तों शिक्षण उद्देश्य। तो दोस्तों ये किसके उपनाम होते हैं? प्राप्त उद्देश्य के अन्य नाम होते हैं। पेपर में जब आपको कंसेप्ट को देता है तो वो प्राप्त उद्देश्य ना लिखकर किसी और नाम को ऑप्शन में रख देता है, तो उस समय आपको इसके उपनामों को या अन्य नामों को जानना बेहद ज़रूरी होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कंसेप्ट कहाँ है। इसलिए दोस्तों याद रखना, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें और इस आशुतोष क्लासेस के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। यही जय श्री राम।